हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूही अपनी माँ शांति के साथ दिल्ली शहर में रहा करती थी। रूही को खाना बनाना बहुत पसंद था। रूही एक कैफे में काम किया करती जहाँ उसे बहुत मेहनत करने के बाद मन की सैलरी नहीं मिलती थी। ऐसे ही एक दिन रूही अपने मालिक कैलाश से कहती है, सर मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, मेरा इतना कम सैलरी से घर नहीं चल पाता। मुझे मेरी माँ की दवाई भी लेनी होती है, आप थोड़ा देख लेते तो अच्छा होता। मुझे भी प्रॉब्लम्स रहती है ना। देखता हूँ कब बढ़ानी है, जब समय आएगा बढ़ा दूंगा, वो भी सोच समझ कर। और हाँ, तुम ना चुपचाप ना बातों में समय बर्बाद मत करो, जाके काम करो। सर लेकिन मेरा काम समय पर खत्म हो गया है, अब मेरा घर जाने का टाइम है। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है तो मैं चलती हूँ। और सर मुझे कल तक बता देते तो मेरे लिए अच्छा होता। तुम्हें काम से जल्दी जाना है, काम भी नहीं करना है और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूं मैं। अरे यहाँ ऐसा वैसा नहीं चलेगा, ठीक है? अगर सैलरी बढ़वानी है तो काम करो, काम नहीं करते तो सैलरी भूल जाओ कि बढ़ेगी। सर लेकिन मैं यहाँ सबसे पहले आती हूँ और कैफे की पूरी सफाई भी मैं ही करती हूँ, तो जैसे मैं पहले आती हूँ वैसे भी सबसे पहले घर जाने का हक भी मेरा है। अरे सैलरी बढ़वानी है तो काम भी तो करना पड़ेगा ना, वरना जितनी सैलरी है ना उसी में खुश रहो। पता नहीं कहाँ से सारे नमूने मेरे ही सर पे आ जाते हैं और आके कहेंगे सर हमारी सैलरी बढ़ा दो, सर हमारी सैलरी बढ़ा दो। अरे काम तो करो, मैं कैफे में खजाना बांटने के लिए बैठा हूँ। ठीक है सर, मैं कल से कैफे बंद होने के बाद ही घर जाऊंगी, लेकिन मुझे मेरी सैलरी बढ़कर ही मिलनी चाहिए बस। अभी मैं चलती हूँ, कल आती हूँ। रूही अपने मालिक को कल आने का बोलकर चली जाती है और अगली सुबह रूही लेट आती है। जैसे स्टाफ के दूसरे लोग आया करती, सभी स्टाफ से मिलकर कैफे की सफाई करते हैं और उनका आधा वक्त वहीं गुजर जाता है। जब सारे लोग आराम से बैठे होते हैं तभी वहाँ कैफे का ऑनर कैलाश आकर कहता है, क्या हुआ, तुम सब ऐसे बैठे क्यों हो? अरे तुम लोग ऐसे बैठे हो तो काम कौन करेगा तुम्हारा? मेरा मतलब है कि क्यों सुस्ती छा रही है तुम लोगों को? अरे जल्दी जल्दी काम करो, कस्टमर वेट करेंगे। सर हम जस्ट अभी काम करके बैठे हैं, हमारे आने के बाद ही सफाई हुई है, इसलिए थक गए हैं, हमें कुछ समय के लिए आराम करना है। क्यों आराम क्यों चाहिए? मेरा मतलब है कि रूही कहाँ है? अरे वही तो सफाई करती है ना, तो तुम लोग क्यों कर रहे थे? और है कहाँ वो कामचोर? सर मैं यहाँ हूँ और आप किसी को कामचोर कहने से पहले 10 बार सोच समझ कर ही कहना, क्योंकि मैं भी इन लोगों के साथ काम ही कर रही थी। पहली बात तो तुम ऐसे सामने मत आया करो, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आ गया तो। और तुम लेट क्यों आई हो? देखो तुम्हारे कारण कैफे खुला भी नहीं अब तक। सर ये कैसे हो सकता है? अगर मैं जल्दी भी आ गई तब भी आप मुझे कैफे क्लोज होने के बाद ही घर जाने की परमिशन देंगे, तो मैं क्यों जल्दी आऊं? अगर कोई है स्टाफ से तो उसे बोल कर देखिए। सॉरी सर, लेकिन मैं तो अपने ही वक्त पर आऊँगा, क्योंकि इतने रात तक काम करने के बाद सुबह आना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, इन सभी से पूछ लीजिएगा अगर ये आना चाहते हैं तो। ये सब भी तो तुम्हारे साथ ही जाते हैं ना, तो इनसे कैसे होगा? जैसे रूही से होगा वैसे भी कैफे क्लोज होने तक रुकेगी तो उसे भी आने में लेट ही हो जाएगा सर। वरना आप ऐसा कीजिए, कोई साफ सफाई वाली ढूंढ लीजिएगा ताकि हमारा काम सही टाइम से हो जाए। राहुल की बात सुनकर कैलाश रूही का टाइम टेबल पहले जैसा कर देता है। जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है और जब पूरे स्टाफ के साथ रूही को भी सैलरी मिलती है तो वो गुस्से में अपने कैफे के मालिक से कहती है, सर मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी, लेकिन फिर भी आपने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई। सर आज मेरा लास्ट डे है इस कैफे में, आज के बाद मैं यहाँ काम करने नहीं आऊंगी। ठीक है जा सकती हो, वैसे भी तुम्हें काम करना ढंग से तो आता नहीं है, हैं? मैं भी तुम्हारे काम से परेशान था। जाओ, मुझे भी नहीं पसंद तुम्हारा काम। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जितने दिन भी आपने मुझे काम दिया। पागल हो गई है क्या? थैंक यू क्यों बोल रही है? जब इन्होंने एक भी बार नहीं सोचा तो तू इन्हें किस बात का धन्यवाद बोल रही है? लोगों को पहचानना सिखा दिया है, इसलिए सर को थैंक यू बोल रही हूँ। ठीक है राहुल, अच्छे से मन लगाकर काम करना, मैं चलती हूँ। 1 मिनट रूही, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। मुझे भी यहाँ कोई काम नहीं करना है। जहाँ पर वर्कर्स के साथ ऐसा व्यवहार होता हो वहाँ पर कोई काम नहीं करना चाहेगा। रूही और राहुल दोनों कैफे से निकल जाते हैं और आगे पार्क में जाकर बैठते हैं। तभी राहुल कहता है, रूही
सुनना, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर तू साथ दे तो हम अपना अच्छा खासा बिजनेस खोल सकते हैं। राहुल तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू बोल क्या रहा है? बिजनेस करेगा? बोल तो ऐसे रहा है जैसे तेरे बाप दादाओं ने बहुत करोड़ों की संपत्ति छोड़ी है तेरे लिए। यही बात मुझे तेरी सबसे ज्यादा बुरी लगती है। पहले सुन तो ले फिर हंसना। ये जो मजाक वजाक उड़ाना तू बंद कर। ठीक है, बता दे तेरा कौन सा अंबानी बनने का प्लान है जिससे हम करोड़पति बने या ना बने, लेकिन रोडपति तो जरूर बन जाएंगे। सुन, तुझे मुझे पिज्जा बर्गर और भी बहुत कुछ बनाना आता है, तो सोच रहा हूँ कि हम कुछ पैसे इन्वेस्ट करके अपना पिज्जा की दुकान क्यों नहीं खोल लेते, अगर तू सहमत हो तो। अच्छा, पिज्जा की दुकान खोलना है? उसके लिए ओवन चाहिए, माइक्रोवेव चाहिए, वो सब कहाँ से लेकर आएगा? ठीक है, फिर रहने देते हैं और मैं अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। राहुल का प्लान तो अच्छा था, लेकिन चीजों की कमी होने के कारण से रूही राहुल का प्लान में साथ नहीं देती और इस चीज के बारे में बहुत सोचती है और वो अपना खुद की दुकान खोलने का भी सोचती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और रूही अपनी पिज्जा की दुकान खोलती है, जहाँ रूही की पड़ोसन मनोरमा आती है। क्या बात है रूही बेटा, तूने अपनी खुद की दुकान भी खोल ली। वैसे क्या बना लेती हो? मुझे भी कुछ खिला दो अपनी दुकान का। मनोरमा आंटी, मैं यहाँ बस पिज्जा बनाती हूँ और चूल्हे में बनाती हूँ। घर का बनाया ऑर्गेनिक पिज्जा बनाती हूँ जिसमें वेजली और चिली फ्लेक्स डालकर इंस्टेंट सॉस बनाती हूँ। वाह रूही, तूने तो अनोखा पिज्जा बनाने की दुकान खोल ली। इतनी अनोखी है तू जो खुद ही सब कुछ बना लेती है। और पिज्जा कहाँ बनाती हो? आंटी, वो चूल्हे में पिज्जा बनाती हूँ मैं। मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है ना, इसलिए किसी भी तरह चूल्हे में पिज्जा बनाती हूँ और यहाँ कोई भी आकर पिज्जा खा सकता है। ज्यादा महंगा भी नहीं है। वाह, सुनकर अच्छा लगा। ऐसा करो, मेरे लिए एक पिज्जा बना दो, टेस्ट कर देखो कैसा टेस्ट है। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं अपने रिश्तेदारों को भी बताऊंगी। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी रूही की दुकान पर विराट नाम का लड़का आता है और उसे पिज्जा मांगता है। तो विराट उस पिज्जा को खाकर कहता है, वाह क्या पिज्जा है, मैंने आज तक इतना लजीज पिज्जा नहीं खाया। आपका बनाया हुआ पिज्जा ना बिल्कुल अनोखा है। हाँ रूही, तुम्हारे हाथ में जादू है। क्या अनोखा पिज्जा बनाया है तुमने। मैं अपने सभी रिश्तेदारों को तुम्हारी दुकान का ठिकाना जरूर बताऊंगी। धन्यवाद आप दोनों का, जो आप दोनों ने मेरे बनाए पिज्जे को पसंद किया। कैसे मैं बताऊं मैं कितनी खुश हूँ ये सोचकर कि हम चूल्हे में भी पिज्जा बना सकते हैं। आपने पिज्जा सच में बहुत स्वादिष्ट बनाया है और आपने जो इस पिज्जा में कुछ नई चीजें डाली है ना, और ये जो मोज़रेला चीज की जगह घी डाला है, वाह क्या कहना है। हाँ सही कहा, ये घी का स्वाद से लगता है ये बहुत ही हेल्दी होगा। वाह मजा आ गया। लेकिन रूही, अगर तुम पिज्जा में घी डालोगी तो कैसे बिजनेस में मुनाफा होगा तुम्हें? मनोरमा चाची, ये सब सोचकर ही मैंने ये सब किया है। बाकी देखते हैं कैसा चलता है ये पिज्जा की दुकान। सब सही होगा बेटी, बस ऊपर वाले पर भरोसा रख। मनोरमा और विराट को रूही का बनाया पिज्जा बहुत पसंद आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रूही की दुकान पर विराट राहुल को लेकर आता है, जो विराट का दोस्त होता है। तभी राहुल को देखकर रूही कहती है, वाह क्या बात है विराट जी, आज आप अपने दोस्त के साथ आए हो। और राहुल, आजा अंदर बैठ। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? वाह क्या बात है। हाँ बहुत अच्छे से, लेकिन रूही तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। जब मैंने कहा था तब तो तूने मना कर दिया और अब खुद की दुकान खोल ली है तूने। वाह। मैंने भी वो सोचने के बाद ये पिज्जे की दुकान खोली है। और पहले तू मेरा बनाया हुआ पिज्जा टेस्ट कर। राहुल ने भी रूही का बनाया अनोखा पिज्जा खाया और उसकी तारीफ करने लगा। और ऐसे ही धीरे धीरे रूही का बनाया अनोखा पिज्जा उसके शहर में फेमस हो जाता है। महाराष्ट्र में रहने वाले पंकज का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता पोस्ट ऑफिस में चौकीदार थे और माँ घर का कामकाज देखती थी। पंकज की एक छोटी बहन भी थी, नीतू। एक रोज पंकज अपनी वही पुरानी शर्ट पहनकर कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। कुछ देर में कॉलेज पहुंचकर उसकी दोस्त अनु जोर से उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, क्या यार पंकज, तुझे कहा था ना कि असाइनमेंट की फोटो खींचकर मुझे सेंड कर दियो। 2 दिन हो गए, कब करेगा तू सेंड? अरे वो छोड़, मैं असाइनमेंट लाया हूँ, तू वही कॉपी कर ले। तू भी ना पंकज अपने फोन। ओह हाँ यार, फोन से याद आया, तुझे पता है घर पर मेरी भूख हड़ताल ना काम आ गई। पापा ने नया iPhone 14 ऑर्डर कर दिया। सच में?
मतलब ये नाटक मैं करता तो मेरे घर वाले कहते अच्छा है मत खा, कम से कम घर का राशन तो बचेगा। तो गरीब आदमी ना गरीब वाली बातें ही करेगा। अब जब आएगा ना मेरा आईफोन 14 तो उस कामया की बच्ची को दिखाऊंगी। तो आईफोन 14 दिखावे के लिए ही तो ले रही है या जरूरत के लिए? जरूरत तो किसी भी फोन से पूरी हो सकती है, आईफोन लेकर तो लोग शो ऑफ ही करते हैं। चल अभी दे असाइनमेंट और क्लास के लिए चल। तभी दोनों क्लास के लिए निकल जाते हैं। शाम के समय क्लास खत्म होते ही पंकज घर जाने लगता है, लेकिन अनु के बहुत जिद करने पर उसके साथ कुछ बुक्स लेने के लिए मार्केट निकल जाता है, जिसकी वजह से उसे घर लौटने में देरी हो जाती है। तो उसके घर वालों को चिंता होने लगती है। देर रात जब वो घर आता है तो देखता है कि सारे घर वाले जाग रहे हैं। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा कितना देर हो गया तेरे को आने में, और तू फोन काहे को नहीं लेकर जाता? आई मैं ठीक हूँ, और फिर एक ही तो कीपैड फोन है, उसे भी मैं लेकर चला जाऊंगा तो घर में दिक्कत होगी ना। ये सारी दिक्कत हमारी गरीबी के कारण है। पैसों की तंगी के कारण ये गरीब बाप अपने जवान बेटे को एक फोन लाकर नहीं दे पा रहा है। बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और वैसे भी फोन इतना भी जरूरी नहीं है। आई चलो खाना दो, मुझे भूख लगी है। ओ मैं अभी लाती हूँ, तू हाथ मुंह धो ले। कुछ देर में उसकी माँ आशा सभी के लिए खाना लगाती है। खाना खाकर सब सो जाते हैं, लेकिन पंकज अपनी पढ़ाई करने बैठ जाता है। पढ़ते हुए वो अचानक से बोल पड़ता है, ओहो, आधे नोट्स तो अनु के फोन में ही है। मैंने प्रिंट भी नहीं निकलवाया उसका। अभी आगे का काम कैसे पूरा करूं? पंकज तू खुद को कितना भी समझा ले, लेकिन आई सही कहती हैं कि फोन की जरूरत तो है, लेकिन अब तक नहीं लिया तो जब भी लूंगा आईफोन ही लूंगा, और उसके लिए खुद पैसे जोड़ूंगा। भैया उसके लिए तो किडनी बेचनी पड़ती है ना। नीतू तू अभी तक जाग रही है, ऊपर से मेरी सारी बातें भी सुन रही है, बदमाश। बताओ ना, आप किडनी बेचोगे भैया? नहीं बहन तू सो जा, मैं भी सो रहा हूँ। और हाँ भूल जा जो मैंने बोला। इतना कहकर वो उसके सर पर थपकी देते हुए उसे सुलाने लगता है। समय बीतता है। पंकज की परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण बहन की शादियों के लिए पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में पंकज के बाबा पंकज को फोन नहीं दिला सकते थे, और पंकज ने भी सोचा था कि वो पैसे जोड़कर आईफोन ही खरीदेगा। उधर कॉलेज में अनु अपना नया आईफोन 14 लाकर पंकज को दिखाते हुए कहती है, देख देख गौर से देख, मेरे पास भी अब आईफोन 14 है, वो भी बिना किडनी बेचे। ये आईफोन 14 है? दिखता तो कुछ खास नहीं है। अरे यार तुझे तो कुछ खास लगता ही कहाँ है। देख इसमें कितनी मस्त सेल्फी आती है। अच्छा इसमें बैक कैसे जाते हैं यार? बैक वो ये तो मुझे भी अभी तक नहीं पता। अरे यार अभी आगे आ ही गए हैं तो क्या ही पीछे जाना। ये तो देखने से इतना महंगा लग रहा है। मैंने आईफोन लेने का सोचा तो है, लेकिन क्या वो सोचा हुआ पूरा हो पाएगा? ये फोन सबसे पहले मैंने तुझे ही चलाने को दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ तेरा कितना मन है आईफोन लेने का। उसकी एक अच्छी दोस्त होने के नाते अनु जानती थी कि पंकज चाहते हुए भी आईफोन क्या, एक स्मार्टफोन भी नहीं ले सकता था। पैसे जोड़ने के लिए पंकज ने कॉलेज के बाद एक जनरल स्टोर में पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी, बिना घर वालों को पता चले। एक रोज जब वो थका हारा घर आता है तो उसकी माँ तेज बुखार के कारण खाट पर पड़ी होती है। नीतू आई को क्या हुआ है? पता नहीं भैया, आई को बहुत बुखार है। मैंने काकी के घर से दवा लाकर भी दे दी, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं हुआ। बाबा भी अभी दवाई लेने ही गए हैं। बेटा तेरी आई ठीक है, तू थक गया होगा, जा आराम कर। और भैया मैंने काकी के फोन से आपको कितने फोन किए, आपने फोन ही नहीं उठाया। अच्छा उस कीपैड वाले फोन की आवाज कम है तो इसीलिए मुझे ढंग से सुनाई नहीं दी होगी। कुछ देर में उसके बाबा घर आते हैं और आशा को दवाई देते हैं, जिससे उसका बुखार थोड़ा कम होता है। लेकिन इसके बाद से उसकी तबीयत ज्यादातर खराब ही रहने लगती है। बीते समय के साथ पंकज आईफोन लेने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर लेता है और दुकान पर आईफोन के दाम पता करता है, जिसे सुनकर वो खुद से कहता है, लगता है मुझ गरीब का आईफोन आ ही नहीं पाएगा। इतने पैसे में तो बाबा हमारे कच्चे घर को ठीक करवा कर नया करवा सकते हैं, नहीं तो मेरी बहन की शादी हो सकती है। लेकिन अच्छा है तभी तो महंगा है। पंकज की आईफोन लेने की चाहत उसका दाम पता लगने के बाद भी बनी हुई थी, इसीलिए वो अपने दोस्तों की सलाह से नए आईफोन के जगह सेकंड हैंड आईफोन लेने की सोचता है। इधर एक रोज घर में काम करते हुए नीतू अपनी माँ से कहती है, आई आपको पता है भैया आईफोन लेना चाहते हैं। आई गो, पर वो तो बहुत महंगा होता है ना। हो आई, और फिर हम गरीब कितना भी पैसा जोड़े ना,
आईफोन नहीं खरीद सकते। गरीब जिंदगी ऐसी ही होती है। आई आई आप ठीक तो हो ना? हो, तेरी आई ठीक है। अब बुढ़ापे में तो तबीयत चढ़ती उतरती ही है। बोलते बोलते आशा जोर जोर से खांसने लगती है और अचानक बेहोश हो जाती है। अपनी माँ को बेहोश देखकर अपने भाई को फोन करने के लिए नीतू अपनी पड़ोसन की काकी के घर जाती है, लेकिन वहाँ भी ताला लगा हुआ था। नीतू को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे और वो घर की तरफ दोबारा भागती है। तभी घर के बाहर उसे पंकज आता दिख जाता है। भैया भैया आई रो क्यों रही है? क्या हुआ आई को? आई बेहोश हो गई। तभी पंकज जल्दी जल्दी में अपनी माँ को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उसकी दवाइयाँ और हॉस्पिटल की फीस में ही पंकज की सारी जमा पूंजी लग जाती है। और 2 दिन बाद उसकी माँ ठीक होकर घर आती है तो सभी घर वालों को पंकज के पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता चलता है। तो उसके माँ बाबा को बहुत बुरा लगता है। पैसों के खर्च होने के बाद पंकज आईफोन की उम्मीद छोड़ चुका था। ऐसे ही 1 महीना बीतता है। एक रोज जब वो कॉलेज से जल्दी घर आता है तो नोट्स लेने के लिए जा रहा था तो आशा उसे रोकते हुए कहती है, अब तेरे को नोट्स के वास्ते कहीं नहीं जाना पड़ेगा, नोट्स खुद ही तेरे पास आएंगे। आई ये क्या बोल रही हो आप? तभी आशा उसके हाथ में एक नया स्मार्टफोन देकर कहती है, तेरी गरीब आई तेरे को आईफोन तो नहीं दे सकती, लेकिन ये देकर तेरी मुश्किलें थोड़ी आसान तो कर सकती है। बेटा, तेरी आई ने अपने सालों की बचत के पैसों से खरीदा है, संभाल कर इस्तेमाल करियो। ये स्मार्टफोन देखकर पंकज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, आई आप बहुत अच्छी हो। और किसने कहा ये आईफोन नहीं है? ये फोन मेरी आई ने मुझे दिया है तो हुआ ना आईफोन। और मैं खुश हूँ कि मुझ गरीब का आईफोन औरों से बहुत अनोखा और कीमती है। इस तरह अपनी आई का दिया हुआ फोन ही उसके लिए आईफोन हो जाता है। तो दोस्तों, आईफोन हो या स्मार्टफोन, वो दिखावे से ज्यादा जरूरत के काम आए तो ही अच्छा है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके हमें जरूर बताना। साक्षी की जिंदगी किसी सर्कस से कम नहीं थी, क्योंकि आए दिन उसकी जिंदगी में तमाशे उसे नचाते रहते थे। और अब 2 शादियां असफल होने के बाद उसकी माँ कामना उसकी तीसरी शादी के बारे में सोचते हुए उससे कहती है, साक्षी आखिर दिक्कत ही क्या है तीसरी शादी करने में? अरे कब तक घर में रहेगी? और क्या हुआ अगर पिछली 2 शादियां तेरी सफल नहीं रही तो? तेरे पतियों की गलती थी दोनों में। जब तो देख, तेरे पिछले दोनों ससुराल के लोग तुझे अब भी कितना मानते हैं। और मैंने इनसे इस बारे में बात भी की है तो वो मान भी गए हैं। मेरी जिंदगी है, कोई टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट नहीं जो शादी पर शादी करती जाऊं। हद है माँ, 2 ससुराल पहले ही हैं, अब तीसरा भी बना लूं। लोगों से एक ससुराल वाले हैंडल नहीं होते और मैं 3 करूं? नहीं, अब नहीं। अगर तूने इस शादी के लिए हाँ नहीं कहा ना तो तू अपनी माँ का मरा मुंह देखेगी। हद है यार माँ, ऐसे ब्लैकमेल तो मत करो। करो जो करना है। तीसरे ससुराल में कुछ हुआ ना तो देखना, मैंने ना खुद को ही मार लेना है फिर। साक्षी की हाँ करने पर अब कामना उसके लिए फिर से एक बार लड़के की तलाश करती है। और कुछ दिनों में एक लड़के राघव का रिश्ता आता है, जिसकी 1 साल की बेटी थी और पत्नी का देहांत हो चुका था। राघव अपनी माँ सविता के साथ कामना के घर आता है, जहाँ कामना अपनी बेटी साक्षी के पहले 2 ससुराल के बारे में बताती है, जिसको सुनकर सविता कहती है, देखिए बहन जी, लड़की की क्या गलती है जब आदमी बेकार निकल जाए। अब अगर आपकी बेटी में कोई दोष होता तो उसके बाकी के दोनों ससुराल वाले अभी भी थोड़ी उससे रिश्ता रखते। सविता के इतना बोलते ही कामना के घर साक्षी की पहली सास मधुरिमा आती है, जो सविता की बात का जवाब देते हुए कहती है, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा बहन जी, मेरी साक्षी बहू तो बहुत अच्छी है। मेरे बेटे ने ही नीचपना दिखा दिया ये तो, वरना तो ऐसी बहू को मैं अपने घर से जाने ही नहीं देती। इतने में वहाँ साक्षी के दूसरे ससुराल से उसका देवर पंकज और ननद माया आते हैं, जो अपनी भाभी को देखने आए लड़के को देखकर कहते हैं, अच्छा तो ये है जिनसे भाभी की तीसरी शादी होने जा रही है। वैसे देखिए हमारी भाभी बहुत अच्छी है, तो प्लीज उनको खुश रखना। मेरे भाई ने तो कोई खुशी दी नहीं, लेकिन अब आगे उनको वो खुशियाँ मिलनी चाहिए जिनकी वो हकदार हैं। जी जी, हम समझ रहे हैं आपकी सबकी बातें। आप सबको बता दूं कि मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। बस मैं चाहता हूँ साक्षी जी मेरे घर में आकर मेरी बच्ची को माँ का प्यार दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वहाँ बैठी साक्षी अब तक का सारा ड्रामा देखकर चुप थी, लेकिन राघव की इस बात का जवाब देते हुए वो कहती है, राघव जी, मैंने एक अच्छी पत्नी बनने की बहुत कोशिश की,
लेकिन शायद किस्मत को वो मंजूर नहीं हुआ। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं एक माँ बनने की भी दिल से कोशिश करूँगी। साक्षी का ये जवाब राघव के दिल को छू गया और वो शादी के लिए मान गया और रिश्ता पक्का कर गया। अब दोनों घरों में शादी की तैयारियां होती हैं, लेकिन साक्षी के मायके में उसके दोनों ससुराल वाले भी जम के उसकी शादी की तैयारियों में लगे थे। दिन गुजरते हैं, शादी का दिन नजदीक आता है। तीसरे ससुराल से बारात साक्षी के घर आती है और उनका स्वागत किया जाता है। सभी रस्में धूमधाम से पूरी होती है और विदाई के वक्त साक्षी की पहली सास मधुरिमा फूट फूट कर रोते हुए कहती है, बहू तू अपना ध्यान रखियो, खुश रहियो। अब तो हम सबको भूल ही जाएगी। कोई नहीं, अपनी नई जिंदगी में खुश रहियो बहू। अरे बहन जी, ये कैसी बातें करती हो आप? भले ही साक्षी अपने नए ससुराल जा रही है, लेकिन उसके पिछले 2 ससुराल वालों से मिलने से हम उसे कभी नहीं रोकेंगे। आखिर आप भी तो उसका परिवार है। शुक्रिया बहन जी, ख्याल रखिएगा। जा बहू अपने तीसरे ससुराल में। साक्षी अपने पिछले 2 ससुराल वालों के इतना अपनापन दिखाने पर भी खुश नहीं थी। खैर, इन सब के बाद वो अपने तीसरे ससुराल पहुंची, जहां उसका अच्छे से स्वागत किया जाता है और घर के अंदर आते ही उसकी सास सविता उसको राघव की 1 साल की बच्ची गोद में देते हुए कहती है, बहू ये है तेरी जिम्मेदारी। तुझे इस घर की बहू से भी ज्यादा एक बच्ची की माँ बनना है। और भले ही ये तेरा तीसरा ससुराल है, लेकिन तुझे कभी भी अपने पिछले दोनों ससुराल वालों से मिलना हुआ तो तू बेझिझक मुझसे पूछकर चली जाइयो। जी माँ जी। अच्छा, मैं मुन्नी को लेकर कमरे में जाती हूँ। साक्षी अपनी बच्ची को लेकर कमरे में चली जाती है, जहां वो जल्दी से कपड़े बदलकर अपनी बेटी के साथ खेल रही थी। कुछ देर में जब राघव कमरे में आता है तो साक्षी को अपनी बच्ची के साथ खुश देखकर बहुत खुश होता है। तभी दरवाजे पर खड़ा खड़ा राघव कहता है, मैंने किसी गलत लड़की को नहीं चुना अपनी मुन्नी के लिए। कुछ देर में साक्षी अपनी बेटी के साथ आराम से कमरे में सो जाती है। अगले दिन साक्षी अपनी पहली रसोई की रस्म करती है, जिसमें बनाया हलवा सबको बहुत पसंद आता है। समय गुजरता है, साक्षी का मुन्नी के साथ रिश्ता गहरा होता जाता है। लेकिन शादी के अगले ही महीने अचानक ही एक दिन उसके तीसरे ससुराल में उसकी पहली सास मधुरिमा आकर कहती है, नमस्ते सविता बहन जी, कैसी है आप? और मेरी बहू, मेरा मतलब है आपकी बहू, अब कैसी है? जी जी सब ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी अपनी बहू को बुलाती हूँ। सविता साक्षी को बुलाती है और कुछ देर में साक्षी मुन्नी को साथ लेकर बाहर आती है, जहाँ मधुरिमा कुछ देर इधर उधर की बातें करके सविता से कहती है, बहन जी अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप कुछ दिनों के लिए साक्षी को मेरे घर रहने के लिए भेज सकती हैं? वो क्या है ना, अकेला घर काटने को दौड़ता है। बेटा तो मुझे पहले ही छोड़कर चला गया, अब बहू भी अपने तीसरे ससुराल आ चुकी है। अरे कोई नहीं बहन जी, आप ले जाइए साक्षी को। पर क्या है ना, मुन्नी अब इसके बिना रह नहीं पाती, उसको अपनी माँ की आदत हो गई है। हाँ, इसलिए माफ करना माँ जी, मैं नहीं आ सकती। अरे कोई नहीं बहू, 1-2 दिन के लिए चली जा, मैं संभाल लूंगी मुन्नी को, क्योंकि यहाँ वो एक पल के लिए मेरे साथ रह लेगी, लेकिन नई जगह पर नहीं रह पाएगी। लेकिन माँ जी मैं खुद भी नहीं रह पाऊंगी मुन्नी के बिना। साक्षी जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन सविता जिद करके उसको मधुरिमा के साथ भेज देती है और अपने पहले ससुराल पहुंचकर साक्षी अपनी सास से कहती है, आखिर क्यों आप मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने में लगी है? लोगों को लगता है कि मेरे दोनों ससुराल कितने अच्छे हैं, लेकिन उनको सच्चाई का पता ही कहाँ है। साक्षी के इतना कहते ही वहाँ माया और पंकज भी आ जाते हैं, जिसके बाद पंकज साक्षी से कहता है, अरे मेरी प्यारी भाभी, क्या हुआ? देखो, हमें भी कोई शौक नहीं है आपके साथ यूं रिश्ते निभाने का, वो तो हमारी मजबूरी है। हाँ बहू, अपने तीसरे ससुराल में बहुत खुश है ना तू, लेकिन ये मत भूल उससे पहले तेरी 2 शादियाँ हुई है और तेरे दोनों पति तुझे धोखा दे गए, पर तेरे अच्छे स्वभाव के चलते उन्होंने अपना सब कुछ तेरे नाम कर दिया, ताकि तुझे उनके जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो। अब तेरे से वो सब लेने के लिए हमें तेरे साथ अच्छा तो बनना पड़ेगा ना, वरना हमारा गुजारा कैसे होगा? हाँ, इसीलिए हर महीने उनके बैंक से आने वाले पैसे हमें आपके सिग्नेचर के बिना नहीं मिलेंगे। तो चलो जल्दी से चेक पर सिग्नेचर कर दो, वरना आपके दूसरे पति के साथ आपकी सुहागरात की वीडियो है मेरे पास, जो मैंने भले ही मजाक में बनाई थी, पर अब वो काम की है। हाँ, और तू चाहती है कि तू अपने तीसरे ससुराल में खुशी से रहे, तो अपने पहले के दोनों ससुराल वालों को खुशी से रख। इस बार मैं सिग्नेचर नहीं करूँगी, नहीं दूंगी तुम्हें कोई पैसे।
साक्षी के इतना कहते ही पंकज उसके बाल पकड़ लेता है, लेकिन इतने में दरवाजे पर खड़े राघव और सविता, जो कि मुन्नी संग वहाँ आए थे, ये सब देख और सुन लेते हैं और कहते हैं, पंकज छोड़ो मेरी बीवी को, माँ आप इसे संभालो। हाय राम, कितने बुरे लोग हैं ये, मेरी बहू। राघव पंकज को एक थप्पड़ मारता है, जिसके बाद साक्षी राघव के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, राघव जी, मुझे मेरे तीसरे ससुराल ले चलिए। मुझे इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है। इन्होंने मेरी जिंदगी नरक बना रखी है। सब सुन लिया है मैंने, तुम चिंता मत करो, अब इनको पुलिस देखेगी, अभी आती ही होगी इनको लेने। राघव की पुलिस को बुलाने की बात सुनकर मधुरिमा, पंकज और माया डर जाते हैं और उधर से भागने को होते हैं, लेकिन तभी पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है, जिसके बाद साक्षी को उसके 2 धोखेबाज ससुराल वालों से मुक्ति मिलती है और वो अपने तीसरे ससुराल में अपनी बेटी और पति और सास के साथ खुशी से रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।